बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है। मुसलमान साइंसदान जितने भी हिस्ट्री में हमारे गुजरे हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आज मॉडर्न जितनी भी साइंस है ये सारे के सारे मुसलमान साइंसदानों की मरहूम मिन्नत है। जितना भी काम हुआ था वो सारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया। उसी को फिर आगे बढ़ाते हुए आज अंग्रेज लोग जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मुसलमान साइंटिस्ट को सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाले जो है वो ब्रिटिश लोग हैं। तो आज की जितनी भी मेडिकल साइंस है, दूसरी आपके पास जो साइंस आ रही है, वो सारी की सारी साइंस एक्चुअल में कहाँ से आ रही है? मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारा ये काम जो किया। आप हिस्ट्री तो आगे देखिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा काम जो मिलता है वो मुसलमान साइंसदानों का मिलता है। लेकिन अफसोस ब्रिटिश लोगों ने क्या किया है कि आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उन्होंने मुसलमान साइंसदानों के नेम ही चेंज कर दिए, मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज में लेकर आगे। जैसे कि मे भी आपने सुना हो एविसीना। एविसीना जब आप लोग सुनेंगे तो आपको तो यही लगे ना ये कोई ब्रिटिश ही साइंटिस्ट है, लेकिन ये मुसलमान साइंटिस्ट हैं। वो अली सीना इनका नेम है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इनको एविसीना कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने सारी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। मुसलमानों का जो भी काम था वो सारा ले गए और उनके ऊपर मज़ीद आगे रिसर्च स्टार्ट कर दी। अब हम तक जो नॉलेज पहुंचता है हमें यही लगता है कि वो सारा किन का काम है? ब्रिटिश लोगों का काम है। लेकिन इसमें क्या है कि बेसिकली जो पीछे काम उनको मिला है वो सारा का सारा मुसलमान साइंसदानों का ही काम है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं में से ही चंद मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया हुआ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें जाबर बिन हयान, इन्हें केमिस्ट भी माना जाता है और इमाम जाफ़र सादिक के ये शागिर्द हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी इनका बड़ा रोल है, लेकिन इन्होंने बायोलॉजी में बहुत सी अहम खिदमात जो है वो सर अंजाम दी हैं। जाबर बिन हयान ने ईरान में ये पैदा हुए थे और पौधों और जानवरों के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी जो है वो की, ठीक है। दैट मीन एनिमल एंड प्लांट्स बहुत ज़्यादा स्टडी की। फिर उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुक्स भी जो है वो लिखी। उन बुक्स के अंदर क्या है? वो सारी चीज़ें, दैट मीन प्लांट्स की अगर कोई लिखी है तो प्लांट मॉर्फोलॉजी बयान की है, ठीक है। उनका हैबिटाट जो है वो सारे डिस्कशन है। फिर तिब के अंदर उनका इस्तेमाल, कि बायोलॉजी में तिब को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को, ये सारे डिस्कशन जो है वो उसमें दी गई। इसी तरह अगर आप एनिमल्स के बारे में देखें तो इनकी बुक अल हैवान, वो इनकी बुक एनिमल के बारे में है। तो एनिमल के बारे में भी एज इट सारे डिस्कशन है, क्लासिफिकेशन, उनके करैक्टर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। इनकी चंद एक बुक्स जो है वो हैं, ठीक है। तो आपने इनकी बुक्स के नेम आपने याद रखने हैं। अल निबातात, निबातात वर्ड अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है प्लांट, पौधे, ठीक है। जब भी आप सुनते हैं निबातात, हम उर्दू में दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, निबातात और उसके साथ हैवानात, ठीक है। हैवानात जो है वो हम स्पेसिफिकली फॉर द एनिमल्स, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, यानी ये वर्ड उसमें यूज़ किया जाता है। और निबातात आप प्लांट में, ठीक है। बायोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं भला, किसी को पता है? हयातियात, ठीक है। हयातियात हयात से है, लाइफ से, इसको हयातियात कहते हैं। इस तरह यही दो वर्ड्स निबातात दैट मीन अबाउट द प्लांट, ठीक है, और हैवानात अबाउट द एनिमल। तो इनकी जो बुक है अल निबातात एंड अल हैवान, तो ये पौधों और एनिमल के बारे में ये सारी इनकी डिस्कशन है इन बुक्स के अंदर जो इन्होंने अपने दौर में लिखी थी, ठीक है। तो इनका बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मेडिकल साइंस में भी आगे जाकर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है बेटा। तो आपने इनकी बुक्स वो आपने याद करनी है, ठीक है। बुक्स आपने याद करनी है और उसके साथ साथ इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनका जो शहर है वो आपकी याद जो है वो आपने करनी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं अब्दुल मालिक अस्मई। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दिए हैं बायोलॉजी के फील्ड के अंदर, और बहुत सी एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में भी इन्होंने भी स्टडी की है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। तो इनकी भी बहुत खिदमात हैं
बायोलॉजी में। इनकी जो बुक्स हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स इनकी जो इसमें एक्सप्लेन की है, अल-खैल, ठीक है, अल-खैल है। उसके बाद खलकल इंसान, इंसान के बारे में भी अल-खैल, एनिमल्स के बारे में, खास तौर पर ये ऊंट के बारे में, और इसी तरह अल-होश, अल-होश बुक्स जो है ये भी एनिमल से रिलेटेड है। तो ये सारी इनकी जो है वो बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी। और जितनी भी डिस्कशन है मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न साइंस के अंदर जितनी भी इनकी बुक्स है, जितनी भी इनकी बुक्स हैं वो सारी की सारी क्या है कि स्टडी की जा रही है फॉर द मॉडर्न साइंस। अगर आप देखेंगे ना यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो इनकी बहुत सी ऐसी बुक्स, उनके कुछ टॉपिक्स जो है सब्जेक्ट के अंदर आप चैप्टर्स लगा लें, वो सारे क्या है कि यहाँ पे एज ए सिलेबस भी मेंशन किए जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, हमने तो ये बड़ी मुश्किल से नेम ही ऐड किए इनके कि ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये आउट ऑफ कंट्रीज में, खास तौर पर ब्रिटिश में, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये सिलेबस में ही कंसिडर किए जाते हैं, इनके बुक्स और बच्चों को बाकायदा पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो अब्दुल मालिक कसमाई बहुत अच्छे और बहुत बड़े मुसलमान साइंसदान गुजरे हैं, और बायोलॉजी में इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें अल-बेरूनी, मोहम्मद रेहान अल-बेरूनी या अबू अली सीना, ठीक है, एविसीना जिसे आप कहते हैं, अबू अली सीना, उसे माहिर तिब भी कहा जाता है अबू अली सीना को, या तिब के मुज्जिद भी उनको कहा जाता है। बायोलॉजी में इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं, बहुत से उन्होंने काम किए, बहुत सी बुक्स लिखे, बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, इवन के मेडिकल ट्रीटमेंट्स जितने भी हैं उनके बारे में भी इन्होंने बहुत सी डिस्कशन जो है वो की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इनकी बुक्स की बात करेंगे, कानून अल तिब, ठीक है, ये इनकी कानून फिल तिब भी इसको कहा जाता है। ये इनकी बुक है जिन्होंने इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मालूमात लिखी, किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में, अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, बहुत सी बीमारियां जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, उनके बारे में डिस्कशन की, फिर बताया कि इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, किस अंदाज में, कौन से ऑपरेटर्स, इवन की सर्जरी के बारे में भी इन्होंने थोड़ी बहुत डिस्कशन जो है वो की, ठीक है। तो ये सारी हमारे मुस्लिम साइंसदानों की हिस्ट्री। इसके अलावा भी बहुत से साइंसदान हैं जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, बहुत ज़्यादा काम किया, और उसी काम को लेकर आगे जो है फिर करते गए। इसी तरह आप देखिएगा अबुल कासिम अल-ज़हरावी, उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर, यानी बायोलॉजी के मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम उन्होंने भी किए हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें ना, तो जर्राही, अल्लाते जर्राही जिसे आप कहते हैं, सर्जरी, सर्जरी के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है वो किए हैं, ठीक है। अबुल कासिम ज़हरावी तो बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किए हैं, ख़ास तौर पर मैंने मतलब सर्जरी करने के उनके जो डिज़ाइन होते हैं ऑपरेटर्स के, कि अगर आप फ़लाँ चीज़, फ़लाँ टाइप की सर्जरी है तो आप इस तरह का ऑपरेटर इस्तेमाल, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ठीक है। ये हमारे मुसलमान साइंटिस्ट का सारा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपने इनको पढ़ना है और कोशिश करें कि नेट से रिसर्च करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आप एक्चुअल में जान सकें कि हमारे मुसलमान साइंसदानों ने कहाँ किस हद तक जो है वो काम किया है, ठीक है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आफ्टर द मुस्लिम साइंटिस्ट, वो हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्चुअल में इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक जानदार कैसे बना है, मुकम्मल कैसे हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस अंदाज में वो आगे गया था, ठीक है। यानी आप देखिए ना, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस हिसाब से, किस कौन कौन सी चीज़ें आपस में मिली और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। आपने पीछे 8th क्लास की बायोलॉजी साइंस में जितना भी पढ़ा था, हो सकता है आपने उस साइंस में सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली जानदार का यूनिट होते हैं, लेकिन आज की जो डिस्कशन होगी वो सेल से भी पहले की है, ठीक है, उसके भी बिहाइंड है। हम ये भी पढ़ेंगे कि सेल कैसे बन गया, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम एक नॉन लिविंग, दैट मीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक मुकम्मल इंडिविजुअल की तरफ जाएंगे, ठीक है। वो फिर यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है।
वो सारी डिस्कशन इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर की जाएगी। दैट बीइंग अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल कवर द ऑल स्टेप ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इट विल बी फॉर्म, जिसके जरिए वो बनता है। ठीक है, यानी हमने नथिंग से स्टार्ट करके समथिंग तक लेकर जाना है, और वो समथिंग क्या है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर उसके अंदर इंसान भी आएगा कि ये कैसे जो है वो बना, किस अंदाज में कैसे जो है वो बनाया गया। अब जब आप बात करते हैं तो हम यूनिवर्स में हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, जिससे ये सारी कायनात बनी है, उसे आप एटम कहते हैं। एटम या आप एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इंसान भी इन्हीं चीज़ों का ही मौजूद है, यहाँ से ही वो बना हुआ है, इसी से ही सिंथेसिस किया गया है, यानी इसका स्टार्टिंग लेवल जो है वो इसी चीज़ से है। ठीक है, लेट डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म का लेवल सबसे पहले होता है सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, सब एटॉमिक लेवल। सब बायोलॉजी में हम ये वर्ड यूज करते हैं छोटे के लिए, सब, दैट मीन छोटा, एटॉमिक एटम से, यानी एटम से जो छोटा पार्टिकल है, ये वो वाला लेवल है। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीजें आती हैं? इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो दैट मीन ऑर्गेनिज्म जो एक लिविंग है और नॉन लिविंग है, वो बेसिकली किन चीजों से बनना स्टार्ट हुआ? सब एटॉमिक लेवल से, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये आकर आपस में क्या करना शुरू हुए? कंबाइन होना शुरू हुए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप लेवल देखेंगे तो वो है एटॉमिक लेवल। ठीक है, एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल की अगर आप बात करेंगे तो इसमें है कि आपने डिस्कस किया होगा अबाउट द एलिमेंट्स। वेल, एलिमेंट्स और एटम में फर्क क्या होता है? एक्चुअल में एलिमेंट को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप ये कहते हैं अ सबस्टेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, कि एक सबस्टेंस है उसमें एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए एटॉमिक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, जब उसमें एक टाइप के एटम है, सो दैट मीन अगर आप देखें तो एटम और एलिमेंट्स इज नॉट डिफरेंट वन। एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। लाइक अगर ये मार्कर है, मैं कहता हूँ ये कार्बन एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे कार्बन एटम से मिलकर बना है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एटॉमिक लेवल और एलिमेंट एक ही बात है। ओके बेटा, तो अगर आप यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स के अंदर टोटल जो है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो है वो है 92। ठीक है, 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, और आर्टिफिशियल अगर मिला के अगर आप बात करेंगे तो 118 एलिमेंट है। अब इन 92 में से अगर आप देखें तो देयर आर ओनली 16 एलिमेंट। ठीक है, 16 एलिमेंट हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, बायो एलिमेंट, सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं। उन 16 एलिमेंट को फिर हम कहते हैं कि दीज आर ऑल द बायो एलिमेंट्स। ठीक है, यू कैन डिफाइन इट एज एन बायो एलिमेंट। ठीक है, सो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं element which use to form the body mass of living organism is called बायो एलिमेंट्स। ठीक है, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स का नेम जो है वो देते हैं। कैसे? तमाम एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी मास बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर बायो एलिमेंट्स। और इसमें बहुत से एलिमेंट है, लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है। दीज आर ऑल द बायो एलिमेंट्स। इट्स
अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स, ठीक है। सो दीज आर द लिविंग, ये लिविंग बॉडी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, डिफरेंट रेशो होती है। ऑक्सीजन मैक्सिमम कंसिडर की जाती है, ठीक है। इसी तरह कार्बन की अपनी परसेंटेज है, नाइट्रोजन की अपनी परसेंटेज है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रेशो रखते हैं, ठीक है। और कलेक्टिवली ये आपके पास बायो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब बायो एलिमेंट्स के बाद हमारा जो लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल, जिसे आप कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होगा, एक्चुअल में अगर आप यहाँ देखें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये कंबाइन होते हैं और उससे आपके पास नेक्स्ट लेवल एटम बनता है। ये जो 16 एलिमेंट हमने बात की है, यहाँ पे देखें 92 और 118 एलिमेंट जो है, ये सारे एलिमेंट किससे मिलकर बने हुए, ये सारे के सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, ठीक है। इन सब के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ठीक है। ये बन रहे हैं। सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं तो आपके पास एलिमेंट आ रहा है, एटम बनते हैं। इसी तरह जब नेक्स्ट आप बात करेंगे बायो या मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल की अगर आप बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल में ऐसे ही होगा कि आपके पास क्या हो रहा है कि एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में फिर आपके पास मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास कुछ बायो एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये आपस में कंबाइन होंगे और इनके कॉम्बिनेशन से कोई एक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। वो फिर आपका होगा बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत से हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, ठीक है, और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड है। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, दीज आर ऑल द बायोमॉलिक्यूल्स। अभी बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, मतलब प्रोसेसिंग जैसे भी होती है, ये आपस में कंबाइन होंगे और नेक्स्ट लेवल जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इनमें देखिए ना तो इनको भी क्लासिफाइड किया गया है। एक अगर आप देखें तो हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अब अगर आप देखें जो आपके पास है मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल एक्चुअल में ऐसे होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ठीक है, यानी हैवियर होते हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। जिनका ज्यादा होता है उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, लिपिड है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से, लाइक काइटिन है इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, स्टार्च है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये सारे के सारे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। दैट मीन जो वेट में ज्यादा होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें माइक्रो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ये एक्चुअल में क्या होते हैं कि जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, हम उसे कहते हैं कि दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आप देखें ग्लूकोज और उसके बाद वाटर है, इसी तरह बहुत से और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था, आपने इसको पढ़ना है और अच्छे से याद भी करना है। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इसमें देखें तो व्हाट आर द माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स, और पीछे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हमने डिस्कस किया है उसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है उनकी बुक्स एज एन एमसीक्यूज और उनकी जो बर्थ प्लेस है वो भी एज एन एमसीक्यूज है। बाकी अगर आप देखें तो वो एज ए लॉन्ग, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।